आज का ईरान दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल ताकतों में से एक माना जाता है। एक ऐसा देश जिसे कुछ लोग रेजिस्टेंस की ताकत कहते हैं और कुछ लोग दुनिया के लिए खतरा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? कैसे एक हजारों साल पुरानी सभ्यता अचानक एक ऐसी इस्लामिक रिपब्लिक बन गई जहां सबसे ताकतवर इंसान कोई राजा नहीं बल्कि एक धार्मिक नेता होता है? और कैसे वही सिस्टम आज अमेरिका और इजराइल के साथ टकराव के बीच खड़ा है? इस वीडियो में हम समझेंगे आयतुल्लाह खुमैनी से लेकर आज के ईरान तक की पूरी कहानी। पिछले वीडियो में हमने ईरान की हजारों साल पुरानी कहानी देखी थी, फारसी साम्राज्य, इस्लामिक गोल्डन एज और आधुनिक दौर तक। लेकिन अगर आज मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को समझना है तो ईरान की इस कहानी को समझना जरूरी है। और इस कहानी की शुरुआत होती है शाह मोहम्मद रेजा पालवी से। 20वीं सदी के बीच तक ईरान एक मोनार्की सिस्टम में था। इसका मतलब था कि देश में राजा का शासन था। शाह मोहम्मद रेजा पालवी उस समय ईरान के राजा यानी मोनार्क थे और देश के सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते थे। शाह खुद को एक मॉडर्न और प्रोग्रेसिव लीडर के रूप में पेश करते थे। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन शुरू की, इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया और महिलाओं के लिए कुछ नए अधिकार भी दिए। लेकिन इसी मॉडर्नाइजेशन के पीछे एक दूसरी कहानी भी चल रही थी और वो कहानी थी ऑयल और फॉरेन इन्फ्लुएंस की। असल विवाद तब शुरू हुआ जब 1951 में ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक ने ईरान के ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया। यानी जो तेल पहले ब्रिटिश कंपनी एंग्लो ईरानी ऑयल कंपनी के कंट्रोल में था उसे वापस ईरान के नियंत्रण में लेने की कोशिश की गई। यह फैसला ब्रिटेन और पश्चिमी ताकतों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके बाद 1953 में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल हुआ। अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 ने मिलकर एक कवर्ट ऑपरेशन चलाया जिसे ऑपरेशन एजाक्स कहा गया। इस ऑपरेशन के जरिए मोसादेक की सरकार को गिरा दिया गया और शाह मोहम्मद रेजा पालवी की सत्ता को फिर से मजबूत कर दिया गया। अब यहां एक बात समझना जरूरी है क्योंकि इसी जगह बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उस समय ईरान में सिस्टम ऐसा था कि देश में शाह यानी राजा भी था और प्राइम मिनिस्टर भी। शाह मोहम्मद रेजा पहलवी ईरान के मोनार्क यानी राजा थे और आर्मी पर असली कंट्रोल भी उन्हीं के पास था। लेकिन रोजमर्रा की सरकार चलाने का काम प्राइम मिनिस्टर करता था और उस समय यह जिम्मेदारी मोहम्मद मोसादेक के पास थी। जब मोसादेक को हटा दिया गया तो उसके बाद शाह की पावर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई और धीरे धीरे ईरान में असली ताकत पूरी तरह शाह के हाथ में आ गई। शाह मोहम्मद रेजा पालवी की पावर सिर्फ आर्मी तक सीमित नहीं थी। उन्होंने एक खुफिया सुरक्षा एजेंसी भी बनाई थी जिसका नाम था सवैक। ये ऑर्गेनाइजेशन 1957 में बनाई गई थी और इसे CIA और मोसाद की मदद से ट्रेन किया गया था। इसका काम था शाह की सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाना। समय के साथ सावक टॉर्चर और पॉलिटिकल रिप्रेशन के आरोपों की वजह से बदनाम हो गई और यही चीज आगे चलकर शाह के खिलाफ गुस्से को और बढ़ाने लगी। इसी घटना के बाद ईरान के अंदर बहुत से लोगों को लगने लगा कि शाह असल में पूरी तरह इंडिपेंडेंट रूलर नहीं है बल्कि वेस्ट के इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हैं। बहुत से लोग उन्हें अमेरिका का एलाय या पपेट भी कहने लगे। शाह ने मॉडर्नाइजेशन तो जारी रखी लेकिन साथ ही उनकी सीक्रेट पुलिस सावक पर पॉलिटिकल अपोनेंट्स को दबाने के आरोप भी लगे। धीरे धीरे ईरान के अंदर गुस्सा बढ़ता गया और इसी माहौल में एक नया नाम उभरने लगा, आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी। खुमैनी एक शिया रिलीजियस स्कॉलर थे जो कौम के रिलीजियस स्कूल्स में पढ़ाते थे, लेकिन उन्होंने खुलकर शाह की पॉलिसीज की आलोचना शुरू कर दी। उनका कहना था कि शाह की सरकार ईरान को फॉरेन पावर्स के इन्फ्लुएंस में ले जा रही है और देश की इस्लामिक आइडेंटिटी खतरे में पड़ रही है। 1964 में शाह की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया और फिर देश से एग्जाइल कर दिया। खुमैनी पहले टर्की, फिर इराक और आखिर में फ्रांस में रहने लगे। लेकिन देश से बाहर होने के बावजूद उनका इन्फ्लुएंस खत्म नहीं हुआ। उनके स्पीचेस की ऑडियो टेप्स सीक्रेटली ईरान भेजी जाती थीं और लोग उन्हें सुनते थे। धीरे धीरे उनका नाम शाह के खिलाफ रेजिस्टेंस का सिंबल बन गया। 1978 तक आते आते पूरे ईरान में मैसिव प्रोटेस्ट शुरू हो गए। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, स्ट्राइक्स होने लगी और गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ता गया। आखिरकार जनवरी 1979 में शाह ईरान छोड़कर भाग गए। ये मोमेंट ईरान के हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था।
इसके कुछ ही दिनों बाद 1 फरवरी 1979 को आयतुल्ला खुमैनी लगभग 15 साल के एग्जाइल के बाद ईरान लौटे। तेहरान की सड़कों पर लाखों लोग मौजूद थे। कुछ ही महीनों में 2500 साल पुरानी राजशाही खत्म हो गई। 1979 में शाह की मोनार्की खत्म होने के बाद ईरान में एक नेशन वाइड रेफरेंडम कराया गया। लोगों से पूछा गया कि क्या देश को इस्लामिक रिपब्लिक बनाया जाए। आधिकारिक नतीजों के अनुसार लगभग 98% लोगों ने इसके पक्ष में वोट दिया और इसके बाद ईरान को औपचारिक रूप से इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। यानी उस समय यह नया सिस्टम जनता की वोटिंग के बाद ही लागू हुआ। इसके बाद खोमेनी इस नए सिस्टम के पहले सुप्रीम लीडर बने। उन्होंने एक नया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाया जिसमें अंतिम अथॉरिटी एक रिलीजियस लीडर के पास होती है, जिसे विलायत फकीह कहा जाता है। 1979 से लेकर 1989 तक खोमेनी ईरान के सबसे पावरफुल लीडर रहे। इसी दौरान 1980 में इराक के डिक्टेटर सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया और एक लंबा ईरान इराक वॉर शुरू हो गया, जो अमेरिका के देन से लगभग 8 साल तक चला। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए और पूरा रीजन हिल गया। 1989 में जब खोमेनी की डेथ हुई तो ईरान की लीडरशिप को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि अब देश का अगला सुप्रीम लीडर कौन बनेगा। उसी समय आयतुल्ला अली खमेनी सामने आए। खमेनी पहले ईरान के प्रेसिडेंट रह चुके थे और रेवोल्यूशन के बाद की पॉलिटिक्स में उनका इन्फ्लुएंस बढ़ चुका था। खुमैनी की डेथ के बाद ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने उन्हें देश का दूसरा सुप्रीम लीडर चुन लिया। शुरुआत में कई लोगों को शक था कि क्या खमेनी इतने बड़े पद को क्या संभाल पाएंगे, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपनी अथॉरिटी मजबूत कर ली। आज तक वही ईरान के सुप्रीम लीडर रहे जब तक उन्हें असैसिनेट ना कर दिया गया, जहां कंट्री की मिलिट्री, फॉरेन पॉलिसी और न्यूक्लियर प्रोग्राम जैसे बड़े फैसलों पर उनका अंतिम प्रभाव माना जाता रहा। आज का ईरान सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुका है। अमेरिका के साथ उसके रिलेशंस 1979 की रेवोल्यूशन के बाद से ही खराब रहे हैं और इजराइल के साथ उसका कॉन्फ्रंटेशन भी बार-बार हेडलाइंस में आता रहता है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम और रीजन में उसका इन्फ्लुएंस अक्सर ग्लोबल टेंशंस को बढ़ा देता है। यही वजह है कि ईरान की कहानी सिर्फ हिस्ट्री की कहानी नहीं है बल्कि पावर, ऑयल पॉलिटिक्स, रेवोल्यूशन और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की भी कहानी है। लेकिन अगर हम आज के समय को देखें तो मिडिल ईस्ट की स्थिति फिर से बेहद तनावपूर्ण हो चुकी है। 28 फरवरी 2026 के बाद हालात अचानक बदल गए जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर बड़े हमले किए। इन हमलों का उद्देश्य ईरान के मिसाइल और सैन्य ढांचे को कमजोर करना बताया गया। लेकिन इन हमलों में सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं बल्कि कई बड़े नेताओं को भी निशाना बनाया गया और इन्हीं हमलों के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी की भी मौत हो गई। इसके बाद पूरे क्षेत्र में हालात और ज्यादा बिगड़ गए। ईरान ने जवाब में इजराइल और पहाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए, जिससे पूरा मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध के खतरे में आ गया। इस टकराव का असर सिर्फ इन देशों तक सीमित नहीं है। दुनिया के सबसे अहम तेल रूट्स में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी प्रभावित हो रहा है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार और व्यापार पर असर पड़ने लगा। क्रिटिक कहते हैं कि अमेरिका और इजराइल का यह सैन्य अभियान पूरे क्षेत्र को और अस्थिर बना सकता है, जबकि समर्थकों का कहना है कि यह ईरान के सैन्य और परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए जरूरी था। लेकिन आज हम सबको पता है यह सिर्फ एक ढकोसलेबाजी थी। लेकिन एक बात साफ है, इस टकराव ने मिडिल ईस्ट को फिर से उस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां किसी भी समय बड़ा युद्ध भड़क सकता है। यहां तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।